डियर स्टूडेंट, पीछे हमने अपनी क्लास में बताया था लॉर्ड वेलेस्ली जब भारत आता है तो उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या होती है, यहाँ कौन कौन सी महत्वपूर्ण शक्तियाँ होती है, उसके बारे में हमने चर्चा की थी कि यहाँ इस समय मराठा संघ, हैदराबाद के निजाम, सिखों में रणजीत सिंह और टीपू सुल्तान, ये सब महत्वपूर्ण शक्तियाँ होती है जो हस्तक्षेप की नीति के कारण कहीं न कहीं अपने स्थिति मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए थे। तो इन सब स्थितियों से ही निपटने के लिए वेलेस्ली अपनी एक रणनीति के तहत यहाँ पे बाद में काम करता है। और दूसरी तरफ जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति थी, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट काफ़ी शक्तिशाली था, फ्रांसीसी सम्राट जो था यूरोपीय राजनीति में, और ध्रुव तारा की तरह चमक उठा था, और वो कहीं न कहीं मिस्र तक भी पहुंच गया था और भारत पर भी योजना बना रहा था टीपू सुल्तान मिलने की साथ ही। तो अंग्रेज इन सब स्थितियों से एक साथ निपटना चाहते थे और इसी कंडीशन में लॉर्ड वेलेस्ली भारत कहीं न कहीं आता है और अपने साहस और कूटनीति के बल पर ही वो एक छोटा जो कार्यकाल होता है, कुछ ज़्यादा नहीं है, 1798 से 1805 ईस्वी तक का, उसमें ही वो शत्रुओं पर विजय कहीं न कहीं हासिल करता है और कंपनी की सीमा का वो विस्तार करता है। तो वेलेस्ली ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही एक नई नीति का कहीं न कहीं वो प्रतिपादन करता है और उस नई नीति का नाम ही सहायक संधि हम कह सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे सहायक संधि के बारे में कि सहायक संधि आखिर क्या है। सब्सिडरी अलायंस, यहाँ जब तक देखते हैं कि वेलेस्ली एक महान साम्राज्यवादी शासकों की गिनती में आता है, तो कंपनी शासन के विस्तार के लिए उसने जो सबसे महत्वपूर्ण एक सरल और प्रभावशाली अस्त्र का व्यवहार में जो लाया, उसे ही सहायक संधि के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की संधि की व्यवस्था भारत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने की। ये ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए, कभी क्वेश्चन आ जाए कि भारत में सबसे पहले सहायक संधि लागू करने वाला कौन सा शासक है, तो वेलेस्ली ने बताकर हमें बताना पड़ेगा फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, क्योंकि भारत में सबसे पहले उसने इस संधि का प्रतिपादन किया था। लाने वाला फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था, लेकिन क्रियान्वयन में पूरी तरह से बाद में करता है तो वो कहीं ना कहीं वेलेस्ली करता है। आवश्यकता अनुसार वह भारतीय नरेशों को सैनिक सहायता देता और उसके बदले में उनसे वह धन प्राप्त करता था। बाद में क्लाइव, कॉर्नवालिस, इन सभी ने भी इसका सहारा लिया, परंतु इस व्यवस्था को सुनिश्चित और व्यापक स्वरूप प्रदान करने का श्रेय वेलेस्ली को ही जाता है। तो यहां पर सहायक संधि जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें देखते हैं कि इसकी क्या प्रमुख शर्तें थी, क्या है सहायक संधि में। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला देशी राज्य अपनी विदेश नीति को कंपनी के सुपुर्द कर देगा। वह बिना कंपनी की अनुमति के किसी अन्य राजा से युद्ध, संधि और मैत्री नहीं कर सकेगा। तो ये ध्यान करना है कि पूरी तरह से जो विदेश नीति होती है किसी भी राज्य की, वो कंपनी के अधीन हो जाएगी। और युद्ध, संधि और मैत्री, 3 वर्ड्स है, ये आपको याद रखने हैं, युद्ध, संधि और मैत्री, बगैर कंपनी की सहमति के वह नहीं कर सकता, जिसके ऊपर सहायक संधि लागू होती है। दूसरा है, देशी राज्य कंपनी की स्वीकृति प्राप्त किए बिना अंग्रेजों के अतिरिक्त किसी अन्य यूरोपीय या अंग्रेजों के शत्रु राज्यों के व्यक्ति को अपने दरबार में आश्रय, शरण या नौकरी नहीं देगा। तीसरा है, संधि स्वीकार करने वाले देशी राज्यों की सुरक्षा के लिए कंपनी उन राज्यों में एक अंग्रेजी सेना भी रखेगी, जिसका खर्चा है उसी राज्य को वहन करना पड़ेगा, और सेना के खर्च के लिए नगद वार्षिक धनराशि या राज्य का कुछ इलाका कंपनी को सुपुर्द करना पड़ेगा। चौथा है, देशी रियासतें अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखेगी तथा रेजिडेंट के परामर्श के अनुसार ही रियासत का शासन प्रबंध करेगी। तो ये कुछ शर्तें हैं। देखा होगा पहले में युद्ध, संधि और मैत्री, पूरी तरह से विदेश नीति लागू होती देशी राज्यों पर। उसके बाद कोई भी जो अंग्रेजों के शत्रु राज्य है या यूरोपियन है, वो बगैर उनकी परमिशन के वहाँ पे उनके दरबार में देशी रियासतों के न तो कोई आश्रय ले पाएगा, या शरण या आश्रय, और न ही कोई नौकरी रख पाएगा।
अंग्रेज रेजिडेंट भी वहाँ पे नियुक्त किया जाने लगा, और जो भी खर्चा अंग्रेजी सेना का होगा जो वहाँ पे रखी हुई है, उसका सारा खर्चा कहीं ना कहीं कंपनी को देना पड़ेगा। तो ये सहायक संधि की शर्तें हैं, जो मुख्य बिंदु कह सकते हैं सहायक संधि के बारे में। अगला था कि कंपनी उपयुक्त शर्तों के बदले सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य की बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा की गारंटी भी लेती थी। क्योंकि अब सेना वहां पे है, खर्चा वहां से ले रहे हैं, तो अगर कोई बाहरी शक्ति आक्रमण करती है तो उसकी गारंटी भी कंपनी ही ले रही है। तथा देशी राज्यों को आश्वासन देती थी कि वह उन राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो इस प्रकार सहायक संधि द्वारा कंपनी का शासन, उसकी विदेश नीति पर कंपनी का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। ये वेलेस्ली की साम्राज्यवादी पिपासा को शांत करने का अचूक अस्त्र बन गया। बिना किसी विशेष परिश्रम और जोखिम के वेलेस्ली ने इस संधि द्वारा अनेक राज्यों को कंपनी का हितैषी बना लिया। तो ये देखो बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि पूरे जब भी अगर कोई जो सहायक संधि किसी राज्य के साथ हो जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेवारी कंपनी की होगी। अगर कोई आक्रमण करता है तो कंपनी उस देशी राज्य की सहायता करेगी, लेकिन उसके एवज में वो क्या है, सेना का खर्चा पूरा उस स्टेट को उठाना पड़ेगा। अंग्रेज रेजिडेंट की परमिशन से ही सारे काम वहां पे करने पड़ेंगे। अगर कोई बाहरी शक्ति या जो शत्रु राज्य वहां से अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसको शरण नहीं दी जाएगी किसी भी हालत में। तो अब कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि जो कंपनी की विदेश नीति है तो सीधा नियंत्रण उसका देशी राज्यों पर हो जाता है। तो यहाँ पर वेलेस्ली को ज़्यादा कोई परिश्रम भी नहीं करना पड़ा, और बफर स्टेट वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कायम करता है कि कोई भी शत्रु राज्य आक्रमण करेगा तो न अंग्रेज अधिकृत जो राज्य है उस पर नहीं करके जो उसने सहायक संधि कर रखी है उस पर ही करेगा, और उसकी वो अंग्रेज उसकी सुरक्षा करेंगे। तो यहाँ पर जो वेलेस्ली ने ये नीति लागू की थी उन सबको वो कंपनी का हितैषी धीरे धीरे बना डालता है। तो ये सहायक संधि की कुछ शर्तें हैं जिसके बारे में बताया गया है। तो 5 बिंदुओं को आपको याद रखना है पूरी तरह से। उसके बाद देखते हैं कि सहायक संधि के क्या गुण हो सकते हैं, क्या दोष हो सकते हैं। तो सहायक संधि ने भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और लॉर्ड वेलेस्ली की जो साम्राज्यवादी नीति की जो विचारधारा थी उस पर यह संधि काफी कारगर हुई। इस संधि से अनेक लाभ कंपनी को होते हैं। कंपनी के हितों की रक्षा की इस संधि ने, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि देशी राज्यों को दुर्बल कर दिया और कहीं ना कहीं उसको दुर्बल की बर्बादी के कगार तक पहुंचा देते हैं। अब सहायक संधि से क्या क्या लाभ हुए वो देख लेते हैं। सहायक संधि का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि इसके द्वारा सभी देशी राज्यों को निरस्त एवं एक दूसरे से पृथक कर दिया गया। उनकी विदेश नीति कंपनी के अधीन हो गई थी। फलस्वरूप वे अंग्रेजों के विरुद्ध संघ या गुट बनाने से अब वंचित हो गए, और उनकी कमजोरी का लाभ उठाकर कंपनी ने उन्हें एक एक कर अपने प्रभाव में ले लिए। तो देखो, बगैर किसी युद्ध के उनको एक नहीं होने दिया, और फिर एक एक पर धीरे धीरे करके उनको प्रभाव में ले लेता है। तो कितने प्यार से काटा है। दूसरा, देशी राज्यों के व्यय पर देशी राज्यों में एक विशाल सेना का गठन कर दिया गया। खर्चा देशी राज्य दे रहे हैं और अंग्रेज अपनी विशाल सेना का गठन करते हैं। सिद्धांततः ये सेना देशी राज्यों की सुरक्षा के लिए तैयार की गई थी, परंतु व्यवहार में इनका उपयोग कंपनी अपने शत्रुओं और देशी राज्यों को नष्ट करने के लिए किया। कंपनी को सेना के संगठन पर खर्च नहीं करना पड़ा। देशी राज्यों के खर्चे पर अंग्रेजों की विश्वास पात्र सेना एक तैयार हो गई, और देशी राज्यों में सेना रखने की व्यवस्था का एक लाभदायक परिणाम यह भी था निकला कि कंपनी की सैनिक सीमाएं राजनीतिक सीमाओं से कहीं न कहीं बहुत आगे निकल जाती हैं। तो ये कंपनी को लाभ होता है। सहायक संधि के द्वारा वेलेस्ली ने भारत में फ्रांसीसी प्रभाव को बढ़ने से रोक दिया, क्योंकि जब देशी शासकों पर यह रोक लगा दी गई कि वह अंग्रेजों के अतिरिक्त अन्य किसी यूरोपियन को अपने यहाँ नौकरी नहीं देंगे, तब इसका सबसे बुरा प्रभाव फ्रांसीसी पर ही पड़ा, और धीरे धीरे फ्रांसीसियों को भारतीय राजनीति से संन्यास लेना पड़ा। अगला है, सहायक संधि के द्वारा कंपनी को रेजिडेंटों के माध्यम से देशी रियासतों के प्रशासन पर अपना प्रभाव स्थापित करने में मदद मिली,
क्योंकि जो अंग्रेज रेजिडेंट देशी रियासतों में नियुक्त किए गए थे तो कहीं ना कहीं उनका प्रभाव भी दिख रहा था। इसी प्रकार देशी राज्यों के आपसी विवादों की मध्यस्थता कर उन्होंने अपने अनुकूल बनाने का अवसर भी कंपनी को प्राप्त हुआ, क्योंकि देशी राज्य ज़्यादातर लड़ते झगड़ते थे। अंग्रेज रेजिडेंट उन्होंने अपने देशी राज्यों में उनमें नियुक्त कर दिया, तो कहीं ना कहीं मध्यस्थता वो लोग करते थे और धीरे धीरे करके फिर वो जो राज्य थे उनको अपने अनुकूल बनाने का प्रयास इन लोगों ने किया। सहायक संधि की एक बड़ी उपलब्धि ये मानी जा सकती है कि इसके द्वारा भारत में कंपनी के विरुद्ध बढ़ते विद्वेष एवं शत्रुता की भावना को नियंत्रित करने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। क्योंकि कंपनी के प्रति जो एक गुस्सा था, कर्नाटक में देख सकते हैं इधर हम, तो वो सब चीजें अवध में देख सकते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं नियंत्रित इन लोगों ने किया है सहायक संधि के द्वारा। और देशी राज्य कंपनी का संरक्षक स्वीकार कर संतुष्ट हो गए, वो अपन टेंशन फ्री हो गए, ठीक है कंपनी संभालेगी अगर कोई आक्रमण करेगा तो। लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि आप कंपनी पूरी तरह से आप लोगों को लूट रही है, पूरी शक्ति को खत्म कर रही है। और उन्होंने विस्तारवादी योजनाएं एवं युद्ध त्याग दिए। राज्य में शांति सुव्यवस्था के कार्य तक ही अपने को उन्होंने सीमित रखा, इन्होंने देशी राज्यों ने। स्वयं वेलेस्ली ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा था कि इस व्यवस्था से अंग्रेजी सरकार भारतीयों की महत्वाकांक्षी और हिंसा की उस भावना को अधिकार में रख सकी जो एशिया की प्रत्येक सरकार की विशेषता थी, और इससे वे भारत में शांति स्थापित करने में समर्थ हो सकी। तो इस प्रकार सहायक संधि जो कंपनी के लिए बहुत अत्यंत लाभप्रद सिद्ध हुई, और वेलेस्ली का इसमें बहुत बड़ा योगदान माना जा सकता है। तो ये था सहायक संधि के कुछ लाभ जो अंग्रेजों को ही हुए हैं ज्यादा। अब इसमें देखते हैं कि सहायक संधि का इन देशी राज्यों पर क्या आपको प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देशी राज्यों पर काफी घातक प्रभाव इस सहायक संधि का पड़ता है। सहायक संधि ने जहां कंपनी के लिए एक वरदान सिद्ध हुई, वहीं भारतीय रियासतों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इसने देशी राज्यों की स्वतंत्रता ही समाप्त कर दी और उन्हें पूर्णतः कंपनी पर आश्रित रहने को बाध्य कर दिया। देशी रियासतें निरस्त्रीकरण एवं विदेश नीति पर कंपनी की सर्वोच्चता स्वीकार कर अपनी स्वतंत्रता गंवा बैठी, और अब वे किसी भी राज्य से कंपनी की सहमति के बिना युद्ध भी नहीं कर सकते थे, न दोस्ती कर सकते थे और न ही संधि कर सकते थे, क्योंकि अंग्रेज रेजिडेंट वहां पे थी, सेना वहां पे थी, तो पूरी तरह से वो अंग्रेजों के अधीन हो चुके थे। तो इस प्रकार देशी रियासतों के जो शासक थे वो नाम मात्र के शासक ही रह गए, और उनकी सार्वभौमिकता शक्ति जो थी वह पूरी तरह से समाप्त हो गई, ऐसा हम कह सकते हैं। राज्य के आंतरिक मामलों में देशी नरेशों की स्वतंत्रता समाप्त पूरी तरह से हो जाती है। उन्हें रेजिडेंट के इशारों पर ही शासन चलाने को बाध्य होना पड़ा, और इसके फलस्वरूप देशी राज्यों ने धीरे धीरे शासन की भार जो था वो रेजिडेंटों को ही सौंप दिया और प्रशासनिक दायित्व से अपने आप को मुक्त कर लिया। सहायक संधि का कुप्रभाव देशी राज्यों की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है, क्योंकि सहायक सेना का बोझ उठाने के कारण इनकी आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ चुकी थी। क्योंकि बड़े स्तर पर सेना वहां पे रखी गई थी, अंग्रेज रेजिडेंट वहां पे रखा गया था, तो उनका पूरा खर्च जो था वो या तो नगद के रूप में या कोई हिस्सा उनको जमीन का मिलता था, उससे वो खर्चा उठाते थे। इतना ही नहीं, इस सेना का व्यय लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसे देने में देशी राज अब असमर्थ होने लगे। अतः कंपनी नगद राशि के बदले उन राज्यों का धनी प्रदेश हथिया लेती थी। जो अच्छा प्रदेश था, जहां उपजाऊ प्रदेश था, उसको वो अपने हाथ में ले लेते थे, और इससे देशी रियासतों के प्रभाव में कमी आती गई। तो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से नष्ट होती है, देशी रियासतों की जो स्वतंत्रता वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। आप आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा की गारंटी प्राप्त देशी राज कंपनी के समर्थक और सहायक बन गए। उनकी राष्ट्रीयता और आत्मगौरव की जो भावना थी वो समाप्त हो जाती है, और उनका सारा समय भोग विलास में व्यतीत होने लगता है तथा प्रजा पर अत्याचार बढ़ते हैं। राज्य की सेनाएं भंग कर दी गई, जिसके कारण बर्खास्त सैनिक असामाजिक और आपराधिक गतिविधियों में भाग लेकर चारों तरफ अव्यवस्था और अशांति में वृद्धि करने लगे। तो इस प्रकार सहायक संधि से जहां ब्रिटिश हितों की सुरक्षा हुई, वहीं देशी राज्यों और उसकी प्रजा को इसके दुष्परिणामों को भुगतना पड़ता है।
तो ये था एक सहायक संधि का अचूक शस्त्र जो हम लॉर्ड वेलेजी का मान सकते हैं, और इससे ही वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति भारत में करता है। और जो उद्देश्य वेलेस्ली भारत में लेकर आया था कि कंपनी को भारत में सर्वोच्च शक्ति बनाने का और उसको यहाँ पर एक प्रतिष्ठित करना है, तो ये एक मुख्य उद्देश्य वेलेस्ली का रहा है। और दूसरा उद्देश्य वो रखता था कि फ्रांसीसियों को पूरी तरह से समूल नष्ट करना है। उसमें भी काफ़ी हद तक सफल रहता है, क्योंकि सहायक संधि के द्वारा ही ये शर्त लगा देता है कि जिस भी राज्य के साथ सहायक संधि होगी वो किसी भी बाहरी शक्ति के साथ या जो दुश्मन शक्ति के साथ वो मैत्री नहीं रख सकता है, उसके साथ उसके किसी भी व्यक्ति को वो शरण नहीं दे सकता है। तो ये सब चीज़ें ऐसी थी कि उसके बाद वो सहायक संधि जिन राज्यों पे सौंपी गई थी वो एक बफर स्टेट के रूप में इसको कहीं ना कहीं काम में मिले, और अंग्रेजी जो सीमाएं थी जहाँ पे अंग्रेजों का आधिपत्य था वो पूरी तरह से सुरक्षित हो जाता है। तो सहायक संधि की शर्तें बहुत महत्वपूर्ण थे। उसके जो ज़्यादातर फायदे हुए हैं, लाभ हम कह सकते हैं, वो हम देखते हैं कि अंग्रेजों को ही ज़्यादा लाभ यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह से एक मराठा जो एक संघ बन रहे थे या जहाँ देशी रियासतों में एकता स्थापित होने की कोशिश हो रही थी, उसको पूरी तरह से वो अलग अलग कर देते हैं और उनको वो अपने अनुसार धीरे धीरे करके प्रभाव में ले लेते हैं। विशाल सेना का गठन इनके दम पे कर लेते हैं। आंतरिक मामलों में सेना इतना कुछ करती नहीं थी और वो अपने हितों के लिए उस सेना का काम में लेते थे। अंग्रेज रेजिडेंट और जो सेना रखी गई थी उसके कारण अर्थव्यवस्था इनकी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो यहाँ देशी रियासतों को इन चीज़ों में काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ता है। कुल मिला के सहायक संधि की एक बड़ी उपलब्धि वेलेस्ली के अनुसार मान सकते हैं कि भारत में कंपनी के विरुद्ध जो बढ़ते विद्वेष और शत्रुता की भावना थी उसको नियंत्रित करने में अभूतपूर्व सफलता वेलेस्ली यहाँ प्राप्त करता है। देशी राज्य कंपनी का संरक्षण स्वीकार करके ही संतुष्ट हो गए। उन्होंने विस्तारवादी योजनाएं और युद्ध त्याग दिए तथा राज्य में शांति सुव्यवस्था के कार्य तक ही अपने को सीमित रख दिया। तो लॉर्ड वेलेस्ली की ये नीति बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है यहाँ पे, और उसने अपने उद्देश्यों को कहीं ना कहीं यहाँ पे सफल बनाया है। अगले चैप्टर में देखेंगे ये जो सहायक संधियां है ये कहाँ कहाँ पे भारत में वो क्रियान्वयन